नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान के क्रम में ही बातचीत करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संदर्भ में जो प्राविधान किए गए हैं उन पर हम लोगों ने विशिष्ट बातचीत की थी। आज की इस कक्षा में उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसका उल्लेख भी किया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वह दिसंबर 1955 में नोटिफाई हुआ और भारत पर लागू हुआ। और इस अधिनियम को देखें तो अभी तक इसमें कुल 9 संशोधन किए जा चुके हैं और जो पहला संशोधन किया गया था वो इसके लागू होने के ठीक 2 वर्ष बाद ही कर दिया गया। 1957 में इसमें पहला संशोधन हुआ और जो सबसे लेटेस्ट संशोधन जो वर्तमान में किया गया है वो 2019 में किया गया है। इसे आप CAA 2019 यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, जो पिछले 2 वर्षों में बड़ा विवाद का विषय भी रहा है। निश्चित रूप से मैं इस CAA 2019 पर आगे बात करूंगा अगली वीडियो में। आज हम लोग इस नागरिकता अधिनियम के प्राविधानों पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो क्या कहता है, आइए देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 2 बिंदुओं पर विशिष्ट बातचीत करता है। ये पहला बिंदु है नागरिकता का अर्जन। अर्जन का तात्पर्य अर्जित करने अर्थात प्राप्त करने से है। यह टर्म याद रखिएगा आप लोग। परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाता है कि नागरिकता अधिनियम में नागरिकता की प्राप्ति के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो उस अवस्था में आपका जवाब होगा अर्जन शब्दावली का उपयोग किया गया है। इसमें जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि भारत में नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार से होगी, कैसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है, इसका भी उल्लेख भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। सबसे पहले देखते हैं कि अर्जन के कितने तरीके हैं। भाई परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया। UPSI, PCS, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय समिति या TGT अथवा PGT पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर्स हैं, इन सारी परीक्षाओं में UPSSC से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाएं होती रही हैं, सभी परीक्षाओं में अमूमन ये सवाल पूछा गया है कि भारत में नागरिकता के अर्जन के कितने तरीके हैं। तो आपका जवाब कितना होगा? 5। भारत में नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं तथा भारत में नागरिकता की समाप्ति होने के कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। कौन कौन से वो तरीके हैं भाई? तो अर्जन के संदर्भ में जो पहला तरीका है वो जन्म से है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्दावली है बाय बर्थ। दूसरा जो तरीका है वह है वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। तीसरा जो तरीका है वह पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण का तात्पर्य बाय रजिस्ट्रेशन से है। और चौथा जो तरीका है देशीयकरण, या इसके लिए एक और शब्दावली उपयोग की जाती है, वो है प्राकृतिकीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। और इसके संदर्भ में जो 5वां तरीका है वो है बाय एक्वेशन ऑफ लैंड
यानी भूमि अर्जन के द्वारा या भूमि के समावेश के द्वारा भारत की नागरिकता। तो ये वो 5 तरीके हैं, पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीयकरण से, पांचवा भूमि अर्जन से। बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन एंड बाई एक्वेशन ऑफ लैंड। अब समाप्ति के कितने तरीके हैं भाई? तो समाप्ति के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? तो जो पहला तरीका है वो है त्यजन, और इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्दावली है वो रेनेंसिएशन है। और दूसरा जो तरीका है समाप्ति का वो बर्खास्तगी है, यानी कि टर्मिनेशन। और तीसरा जो तरीका है वो है वंचना, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रिवेशन। तो ये तथ्य हैं, इन पर आप ध्यान रखेंगे। हम इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं पर आगे बातचीत करने जा रहे हैं, इनकी क्या डिटेल्स हैं। आइए तो हम लोग सबसे पहले अर्जन पर बातचीत करते हैं कि अर्जन के इन 5 तरीकों में क्या क्या प्राविधान हैं और उनसे जुड़े हुए सवाल आपकी परीक्षा में क्या आ सकते हैं। देखिए, अब परीक्षा का जो स्टैंडर्ड है वो बदल रहा है, प्रश्नों के पूछने के तरीके बदल रहे हैं। कथन और कारण के सवाल, या कथन के ऐसे सवाल जिसमें पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 कथन होते हैं, ABCD, और पूछता है कि पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो इस तरह के जो सवाल बनते हैं वो यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग इसको देखने और समझने का प्रयास करें, और हो सके तो एक कापी ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए, इनको बिंदुवार लिखने का भी प्रयास करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में ऐसी जानकारी आपको उपलब्ध न हो पाए। तो आइए देखते हैं। अर्जन का जो मैंने पहला तरीका बताया वह तरीका क्या है? पहला तरीका हमने बताया जन्म से, यानी कि बाई बर्थ। अब जन्म से जो तरीका है 1955 में जो प्राविधान किया गया था वो क्या था? वो ये था कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला बच्चा, यानी यदि कोई बच्चा है, कोई बालक है, बालिका है, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, तो वो भारत की नागरिकता का दावा जन्म से अर्थात बाई बर्थ कर सकता था। यह प्राविधान 1955 में किया गया। लेकिन इस आधार पर तो ऐसा हो सकता है भाई कि कोई भी भारत आए, दुनिया का व्यक्ति, और 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, 1 वर्ष रहे, बच्चा पैदा हो और वो बच्चा भारत की नागरिकता का दावा कर सकता था। तो इस प्राविधान को आगे चल करके और अधिक संशोधित किया गया, इसको और इम्प्रूव किया गया, आप कह सकते हैं, इसको और अधिक ऊपर लाया गया और इसमें कुछ संशोधन हुए। तो जो 1986 में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया और जिसका प्रभाव 1987 से रहा, उसमें ये प्राविधान कर दिया गया। 1987 में ये प्राविधान प्रभावी हुआ। ये CAA 1986 का बिंदु है। और क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये कंडीशन तो ठीक है भाई, लेकिन ये हो जाएगा भैया कि 1987 के बाद से अब यह प्राविधान होगा कि जो बच्चा है उसके माता अथवा पिता में से, इन दोनों में से कोई एक भारतीय हो, तभी जो है वो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जन्म से का तात्पर्य ये नहीं है कि मेरी नागरिकता या आपकी नागरिकता या सामान्यतः भारतीय नागरिकों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, जैसे मैं यहाँ गोरखपुर में पैदा हुआ या आप अपने जहाँ पर भी रहते होंगे वहाँ पैदा हुए होंगे, तो हमारी नागरिकता इस आधार पर नहीं है।
हमारी नागरिकता पंजीकरण के आधार पर है, आगे अभी बिंदु में स्पष्ट करूंगा। निश्चित रूप से यह प्राविधान हमसे संबंधित नहीं है। ये किनसे संबंधित है? ऐसा बच्चा जो भारत में जन्म ले रहा हो और 1987 से प्राविधान ये कह रहा है कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। लेकिन आगे चल करके CAA 2003 आया और यह CAA 2003 3 दिसंबर 2004 से प्रभावी हुआ और 2004 में 3 दिसंबर से यह जो नोटिफाई हुआ उसमें यह कह दिया गया भैया कि ये जो माता पिता में से कोई एक भारतीय तो होगा, लेकिन जो दूसरा होगा वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। एक प्राविधान और जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया भाई? 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म से इस प्राविधान में यह टोटली बात हो गई कि यदि कोई बच्चा भारत में जन्म ले रहा होगा तो उसके माता अथवा पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए, और दूसरा अवैध रूप से भारत में प्रवास न कर रहा हो। यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसका वीजा समाप्त हो गया हो या वो बिना वीजा के ही भारत में आया हो अवैध रूप से, तो ऐसा व्यक्ति वह नहीं होना चाहिए, तो वह भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपको दें स्पष्ट रूप से कि जैसे मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा जी की शादी जो है, विवाह जो है उनका, वो एक दूसरे देश के नागरिक के साथ हुआ। अब मान लीजिए उनको कोई पुत्र अथवा पुत्री पैदा हो और वो भारत में पैदा हो, मान लो बंबई में ही पैदा हो, मुंबई में, तो भारत की सीमा क्षेत्र में वो बच्चा पैदा हुआ, उनकी माता जी जो है वो भारत की नागरिक है और उनके पिताजी भारत आए हुए हैं, तो वो भारत में अवैध प्रवासी नहीं है, विद वीजा गवर्नमेंट के आर्डर पर भारत में आए हुए हैं, तो वह बच्चा इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा कर सकेगा। मुझे लग रहा है कि अब इससे आसान और सरल उदाहरण आपके पास नहीं होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें कुछ ऐसी भी तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं निषेध करते हैं इस बिंदु का। वो तथ्य क्या है, वो और भी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी आप ध्यान रखिएगा। ये 2 बिंदु हैं इस संदर्भ में। पहला बिंदु तो ये है कि विदेशी राजनयिक जो हैं उनके बच्चे जो हैं वे दावा नहीं कर सकते हैं इस आधार पर नागरिकता का। जैसे मान लीजिए भारत वैश्वीकरण के इस युग में भारत के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों के राजनयिक भारत में निवास करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनका पूरा जीवन ही यहीं बीत जाता है। बहुत सारी विदेशी संस्थाएं भी भारत में कार्य कर रही हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है, WHO काम कर रहा है, तो इन संस्थाओं में भी कार्य करने वाले विदेशी नागरिक भी भारत में रहते हैं। तो एक राजनयिक का जो बच्चा है जो भारत में ही पैदा हो रहा है, वो इस आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दावा कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि हो सकता है, हालांकि ऐसा अभी तक कभी भारत में हुआ नहीं है, कि भारत की कोई जमीन किसी दूसरे देश के कब्जे में चली जाए और उस जमीन पर उस दूसरे देश के लोग आकर के वहां निवास करने लगे और उनके बच्चे वहां पैदा हो जाए और बाद में ऐसा हो कि वह जमीन फिर भारत में आ जाए, तो वो जो बच्चे पैदा होंगे, देखिए भारतीयों के जो बच्चे पैदा होंगे वो तो भारत के नागरिक होंगे, लेकिन जो विदेशी व्यक्ति वहां आकर के बस गया और उसके बच्चे पैदा हो गए हैं, तो वो इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकते। ये 2 लिमिटेशंस हैं यहां पर इस प्राविधान में। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा 3 है उसमें इसका प्राविधान इन तथ्यों का किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्पष्टतः यह तथ्य समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अर्जन के दूसरे तरीके पर बातचीत करते हैं। अर्जन का दूसरा तरीका क्या है भाई? तो अर्जन का दूसरा तरीका हमने बताया वंश परंपरा से। वंश परंपरा से, बाय डिसेंट। ये प्राविधान क्या करता है, ये क्या कहता है? तो वंश परंपरा से प्राविधान ये कहता है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ, क्या हुआ हो, भारत के बाहर हुआ हो,
और उसके पिता, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि पुस्तकों में बहुत सारे तथ्य गलत लिखे हुए हैं। उसके पिता भारत के नागरिक हों। उन्नीस 1955 का प्राविधान यह कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म ले रहा हो और उसके पिताजी, ध्यान रखिएगा माताजी नहीं, पिताजी भारत के नागरिक हों, तो वंश के आधार पर, क्योंकि वह भारत का वंशज है, इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा कर सकता था। लेकिन इस धारा में दरअसल ये नागरिकता अधिनियम की धारा 4 में इसका उल्लेख है। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर इशू की बात थी। यहां पर निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं पिता की बात की गई है, माता की नहीं बात की गई। तो आगे चल करके इसमें संशोधन हुआ और अगला जो संशोधन हुआ इसमें वो CAA 1992 में हुआ और इसमें यह कह दिया गया CAA 1992 में कि इस पिता के स्थान पर माता या पिता दोनों शब्दावली होगी। यानी 1992 से यह प्रभावी हो गया कि माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो वह बच्चा भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। यानी कि 1992 से यह प्राविधान हो गया कि यदि कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म ले रहा हो तो यदि उसके माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो तो उस अवस्था में वह वंश परंपरा से दावा कर सकता था। इसमें फिर संशोधन हुआ। यह संशोधन CAA 2003 में हुआ जो 3 दिसंबर 2004 से प्रभावी है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। और इसमें यह कह दिया गया, एक पॉइंट और जोड़ा गया, और वो तब पॉइंट क्या था कि इस माता और पिता ये जो लोग होंगे इनकी ये जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी? ये आवश्यक होगा कि उस देश में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, यानी जो भारतीय दूतावास है, उस दूतावास में जन्म से 1 वर्ष के भीतर उस बच्चे का पंजीकरण करवाएंगे और एक शपथ पत्र, एक एफिडेविट देंगे कि उस बच्चे के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है। यह अनिवार्य कर दिया गया CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, और यह प्राविधान 3 दिसंबर 2004 से प्रभावी हो गया। अब इसमें एक और बिंदु है, वो ये है कि अगर वो माता पिता शपथ पत्र नहीं दे रहे, देखिए पंजीकरण तो अनिवार्य है, पंजीकरण नहीं कराएंगे 1 वर्ष के भीतर तो नागरिकता नहीं मिलेगी भाई। शपथ पत्र के संदर्भ में एक छूट और दे दी गई और ये कहा गया कि यदि ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा वहां की नागरिकता मान लो ले लिया, शपथ पत्र पंजीकरण कराया गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ने नागरिकता बच्चे की वहां की हो गई जहां वो जन्म लिया था, तो यहां एक क्लास और जोड़ दिया गया और कहा गया कि जब वह बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, यानी जब भारतीय कानून के हिसाब से वयस्क हो जाएगा, तो उसके 6 महीने के अंदर यदि वो उस देश की नागरिकता को छोड़ दे रहा है और इस वंश परंपरा के आधार पर भारत की नागरिकता का दावा कर रहा है, तो भी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह प्राविधान करता है। उदाहरण के रूप में आपको समझाएं तो मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा जी का ही कोई पुत्र अथवा पुत्री भारत की सीमा के बाहर पैदा हो रहा है, मान लो इंग्लैंड में पैदा हुआ, फ्रांस में पैदा हुआ या अमेरिका में ही पैदा हुआ, तो उनके माता पिता जा करके वहां जो भारतीय दूतावास है वहां पंजीकरण करवाएंगे 1 वर्ष के भीतर ही। एक शपथ पत्र देंगे कि इस बच्चे के पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है। मान लीजिए शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, तो जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा तो उस 18 वर्ष होने के बाद 6 महीने के भीतर वो बच्चा फिर वहां की नागरिकता यदि ले लिया है तो छोड़ेगा और भारत की नागरिकता का उसके बाद भी दावा कर सकता है। तो इस तरह से भारत की नागरिकता वंश परंपरा से कोई बच्चा कोई बालक पा सकता है उस अवस्था में जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और उस बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। भारत की नागरिकता के पाने का जो तीसरा तरीका है वो पंजीकरण है। बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है। देखिए यहां जो
इन दोनों बिंदुओं पर, यानी कि बाई बर्थ और बाई डिसेंट, इन दोनों में जो हमने सबसे नया डेट आपको बताया था वो 3 दिसंबर 2004 बताया था, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत है। तो यह 3 दिसंबर 2004 का जो डेट है ये याद रखिएगा, इसी डेट से जो वर्तमान प्राविधान है वो प्रभावी हैं इन दोनों बिंदुओं पर। यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्जन का जो तीसरा तरीका हमने बताया था वो था पंजीकरण। अब पंजीकरण में एक तथ्य ध्यान रखिएगा, यहां पर जो निवास की अवधि आपको यहां अगर पूछी जाती है तो वह आप 7 वर्ष बताएंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर जब भी निवास की अवधि आपसे पूछी जाएगी वर्तमान में वो 7 वर्ष है। इससे पहले जब संविधान प्रारंभ हो रहा था और उसके बाद जब हमने 1955 में अधिनियम बनाया तो उस समय निवास की अवधि केवल 6 माह थी। बाद में इसे बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया, फिर 6 वर्ष किया गया। अभी जो लेटेस्ट प्राविधान है वो 7 वर्ष की बात करता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, यदि ओसीआई कार्ड धारक है वो व्यक्ति, ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी कि समुद्र पारीय नागरिकता जिसको कहते हैं। हालांकि ओसीआई क्या है इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे आगे, लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास ओसीआई है और वो पंजीकरण से नागरिकता ले रहा है तो वहां पर उसकी जो निवास की अवधि होगी वो 5 वर्ष होगी। इन 2 बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो पूछा जा सकता है। आइए प्राविधानों को देखते हैं। पंजीकरण में विभिन्न प्राविधान है, उसमें जो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो और उसके जो निवास की अवधि है वर्तमान कानून के अनुसार 7 वर्ष है, तो वह भारत की नागरिकता का दावा पंजीकरण से कर सकता है। आरंभ में यह प्राविधान उन लोगों के लिए किया गया था जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। दूसरा बिंदु इसमें क्या है वो ये है कि यदि किसी बालक का जो जन्म है वो भारत में हुआ हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों और वह बच्चा भारत के बाहर रह रहा हो, तो उस अवस्था में वह बच्चा भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता का दावा कर सकता है। तीसरा बिंदु क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, यदि कोई विदेशी नागरिक क्या करे, भारतीय नागरिक से यदि विवाह कर ले रहा है तो उस अवस्था में वह भी भारत की नागरिकता का दावा पंजीकरण द्वारा कर सकता है। देखिए अब मैंने पहले ही शुरू में ही बताया निवास की अवधि कितनी, 7 वर्ष। देखिए यहां भी 7 वर्ष, यहां भी 7 वर्ष और यहां भी 7 वर्ष। इन सारी कंडीशंस में निवास की अवधि क्या होगी, 7 वर्ष होगी। एक विशेष कंडीशन यह कि ओसीआई के मामले में निवास की अवधि 5 वर्ष से ही सरकार ने तय किया। जैसे मान लीजिए सोनिया गांधी जी का जो विवाह है वो राजीव गांधी जी के साथ हुआ, तो राजीव गांधी जी उनको भारत लेकर के आए, तो वो भारत की नागरिक कब बनी, जब वो भारत में 7 वर्ष निवास कर ली तब भारत की नागरिक बनी। इस आधार पर, पंजीकरण के आधार पर ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो अगला फैक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता रहा है। वो तथ्य क्या है, वो तथ्य है भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे। देखिए इसका संबंध इस निवास से नहीं है, इसका संबंध ये है कि उस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो और जब से जन्म हुआ हो तब से वह भारत में रहता हो। भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, यानी हम लोगों की नागरिकता, यानी मेरी नागरिकता, आपकी नागरिकता, हम लोग यहीं पैदा हुए और जब पैदा हुए तो उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो हमारे, यदि आप गांव में पैदा हुए होंगे तो ग्राम सभा में कुटुंब जो रजिस्टर होता है, परिवार रजिस्टर जो होता है उसमें आपका नाम लिखा गया हो। अगर आप नगर पालिका या नगर निगम में पैदा हुए होंगे तो उस अवस्था में उस नगर निगम के का जो ऑफिस है वहां पर आपका पंजीकरण हुआ होगा। तो
भारतीय नागरिकों के जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं, यानी हम लोग जैसे या हमारे बच्चे जो नागरिक बनेंगे, उनकी नागरिकता किस आधार पर है? पंजीकरण के आधार पर। यही कंफ्यूजन होता है। दरअसल हम लोग सोचते हैं कि जन्म से हम नागरिक हैं, तो जो पहला प्राविधान हमने बताया जन्म से बाई बर्थ वैसे नागरिक बने, जी नहीं, हम लोग कैसे नागरिक बने हैं? पंजीकरण, यानी बाई रजिस्ट्रेशन हम भारत के नागरिक हैं। यह तथ्य आप ध्यान रखेंगे, यह परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगला तथ्य यह है कि राष्ट्रमंडल जो देश हैं, इन देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं और वे भारत में रहते हों, नौकरी करते हों, यहां कोई व्यवसाय करते हों और पिछले 7 वर्ष से निवास कर रहे हों, तो वे लोग भारत की भी नागरिकता का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 लोगों पर प्रतिबंध है, 2 देशों पर, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक इस आधार पर दावा नहीं कर सकते हैं। अब राष्ट्रमंडल क्या भाई? राष्ट्रमंडल देश, आप लोगों को यह तथ्य ज्ञात होगा कि जब साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का युग था तो इंग्लैंड ने पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा किया, नियंत्रण किया, वहां शासन किया। और जब साम्राज्यवाद का युग समाप्त होने लगा, धीरे धीरे देश आजाद होने लगे, तो इंग्लैंड ने उन देशों का एक संगठन निर्मित किया। और जो संगठन निर्मित किया उसका उद्देश्य यह था कि आपसी सहयोग और समन्वय के साथ हम लोग विकास के कार्य में आगे बढ़ेंगे, विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। तो वह जो समूह है, जो संगठन है, वो राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हैं। तो यहां पर बाकी राष्ट्रमंडल देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां भी जो निवास की अवधि होगी वो निश्चित रूप से 7 वर्ष ही होगी, यह आप ध्यान देंगे। तो ये पंजीकरण यानी बाई रजिस्ट्रेशन का बिंदु रहा। आगे बढ़ते हैं, चौथे बिंदु पर बातचीत करते हैं। चौथा बिंदु क्या है भाई? चौथा बिंदु है देशीयकरण या प्राकृतिकीकरण। देशीयकरण या प्राकृतिकीकरण या बाई नेचुरलाइजेशन। अब ये क्या कहता है? देखिए, ये दुनिया में जितने भी देश हैं, इन सभी देशों के नागरिकों की बात करता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की भी बात करता है। यानी कोई पाकिस्तान का भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनना चाह रहा है तो वो इस आधार पर बन सकता है। यानी ये स्पष्टतः विदेशी नागरिकों के लिए प्राविधान है यहां पर। और इसमें 2 बिंदु हैं। पहला जो बिंदु है वह सामान्य आधार पर, और दूसरा जो बिंदु है वो विशेष आधार पर इसमें बातें की गई हैं। अब सामान्य आधार पर क्या प्राविधान है? तो पहला तो बिंदु यह है कि उस देश में भी भारतीयों को नागरिकता दी जाती है। क्या कहा गया है कि हम किसी भी देश के नागरिक को तभी नागरिक बना सकते हैं जब वह देश भी हमारे देश के नागरिक को नागरिकता देने का प्राविधान करता हो। हम इतने उदार नहीं हैं, हमारा संविधान इतना उदार नहीं है, यह अधिनियम भी इतना उदार नहीं है। भाई वो हमारे देश के नागरिक को यदि नागरिकता देने का प्राविधान नहीं करते तो हमें क्या पड़ी भाई कि पूरी दुनिया के लोग आओ और हम अपनी नागरिकता आपको दे देंगे। ऐसा प्राविधान है कि जिस देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि उस देश के संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को भी वहां नागरिकता देने का प्राविधान होगा, तभी वह इस आधार पर नागरिकता पाएगा। दूसरा बिंदु यह है कि जो व्यक्ति नागरिकता मांग रहा है उसका चरित्र बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई उसको रेड कॉर्नर नोटिस दिया गया और उसको दुनिया की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई हो। तो चरित्र बेहतर होना चाहिए। तीसरा जो फैक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। वो क्या है भाई? आप लोगों को संविधान की 8वीं अनुसूची पता होगी, नहीं पता होगी तो आगे पढ़ाएंगे। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये तरीका कहता है कि वह व्यक्ति उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो। ये अनिवार्य भाई, भारत में रहेंगे, भारत में घूमेंगे और भारत की भाषा नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो
प्राविधान कह रहा है कि वह जो व्यक्ति इस आधार पर भारत की नागरिकता का दावा करेगा वह 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, तभी वह नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। अगला बिंदु क्या है? अगला बिंदु तो और भी महत्वपूर्ण है। वो ये कहता है कि तभी नागरिकता दी जा सकती है जब उस व्यक्ति का भारत में रहने का इंटेंशन हो। भाई अब ऐसा न हो कि भारत में नागरिकता मांगने आए और भारत की नागरिकता ले लिए, 6 महीना रहे और फिर निकल लिए। भाई आप नागरिकता इसलिए मांग रहे हैं कि भाई आपको यहाँ रहना है, तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कि आप फिर वापस जाने वाले हो या कहीं और निकल जाने वाले हो भारत की नागरिकता लेकर। तो ऐसा कहा कि उस व्यक्ति का इंटेंशन हो भारत में रहने का। लेकिन इसमें निवास की भी एक शर्त जोड़ी गई है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह भी परीक्षा में आती है। निवास बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आप लोग इस पर विशिष्ट ध्यान रखिएगा। भाई क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12 माह जिस दिन वह व्यक्ति आवेदन करेगा नागरिकता के संदर्भ में, उस दिन से 12 माह पूर्व लगातार निवास होना चाहिए। कितने दिन पूर्व? भाई 12 माह पूर्व। जैसे मान लीजिए यदि आज कोई दावा करेगा तो आज से 12 माह पूर्व तक, आज के यानी 1 वर्ष उसका लगातार निवास हो, यहीं रहा हो। और इस 12 माह के पूर्व यानी इस 12 माह से भी पहले क्या होना चाहिए? 14 वर्ष के भीतर 11 वर्ष निवास हो। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि कोई आए और 11 वर्ष लगातार रहा हो। ऐसा यहां यह अधिनियम छूट दे रहा है भाई कि इस 12 माह के पहले जो 14 वर्ष है, उन 14 वर्षों में वो आए गए हों, क्योंकि वहां जिस देश के वो निवासी होंगे भाई वहां भी उनकी का व्यापार होगा, घर होगा, उनकी रिश्तेदारियां होंगी। तो उन 14 वर्षों में वो 11 वर्ष तो रहा हो भारत में, वो बीच में आया गया हो चलेगा, लेकिन ये 12 माह वो लगातार रहा हो। यानी कुल मिलाकर के इस 11 वर्ष और इस 1 वर्ष को जोड़ लें तो टोटल अवधि यहां जो निकल करके हमारे सामने आ रही है वो निश्चित रूप से 12 वर्ष की अवधि आ रही है। ध्यान रखिएगा, 12 वर्ष की अवधि इसमें आ रही है, जिसमें से पूर्व का 12 माह लगातार हो और उस 12 माह के पहले 14 सालों में वो 11 साल जो है वो भारत में रहा हो, तो वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बताएं, पाकिस्तान के एक नागरिक थे अदनान सामी, बड़े ही चर्चित म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं। बड़े दिनों पहले मुझे याद है उनका एक एल्बम आया था तेरा चेहरा, जो बड़ा प्रसिद्ध रहा, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे गाने थे उसमें। तो अदनान सामी साहब ने इसी आधार पर भारत की नागरिकता को प्राप्त किया है। दूसरा बिंदु विशेष प्राविधान क्या कहता है? देखिए विशेष प्राविधान 6 बिंदुओं की बात करता है। इसमें 6 बिंदु कौन कौन से भाई? पहला बिंदु है इसमें दर्शन, दूसरा बिंदु है विज्ञान, तीसरा बिंदु है कला, चौथा बिंदु है साहित्य, 5वां बिंदु है विश्व शांति और 6ठा बिंदु है मानव का विकास, मानव का उत्थान, मानव की। तो ये वो 6 बिंदु हैं जिनकी बात ये विशेष प्राविधान करता है और कहता है कि भारत की सरकार चाहेगी तो इन किसी भी बिंदु में किसी भी प्रकार की छूट दे सकती है इन 6 आधारों पर। यानी किसी व्यक्ति ने दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव के उत्थान के क्षेत्र में कोई काम किया हो, कोई विशिष्ट कार्य किया हो, तो भारत की सरकार आज ही इसी दिन, यदि वो आज ही आया है और आज के ही दिन उसको नागरिकता दे सकती है। तो ये बिंदु यहां पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, विशेष रूप से किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है। एक करंट का बिंदु है, 2017 का मामला है, वो यहां पर मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, जो आपकी परीक्षा में भी शामिल हो सकता है। और ये बिंदु 2 जनजातियों से संबंधित हैं। एक जनजाति है चकमा और दूसरी जनजाति है हजोंग। चकमा और हजोंग। चकमा को देखा जाए तो ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और हजोंग को देखा जाए तो ये हिंदू संप्रदाय से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। अब ये दोनों लोग हैं कौन भाई, कहां से आए हैं, कौन है, क्या मामला है? तो चकमा और हजोंग ये दोनों जनजातियां जो है मूलतः बांग्लादेश की निवासी हैं। और बांग्लादेश में एक इलाका है चटगांव क्षेत्र, और चटगांव में एक बांध परियोजना
है जिसको हम कपराई बांध परियोजना कहते हैं, और यह परियोजना 1960 में वहां आई थी। और 1960 में जब कपराई बांध बनाया गया तो चटगांव हिल्स का जो रीजन था, जहां उन घाटियों में चकमा और हजोंग के लोग रहते थे, वो पानी भर गया, इनका जो आवास था वो नष्ट हो गया। तो जब नष्ट हो गया तो ये लोग वहां से वापस आ गए। हालांकि बांग्लादेश में इनका अत्यधिक शोषण भी किया जा रहा था, तो ये लोग वहां से भागे और भाग करके नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर जाकर के बस गए। और अरुणाचल प्रदेश में 1960 के बाद आकर के बस गए, और तब से लेकर अभी तक ये लोग वहीं पर थे, यानी इनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, अरुणाचल प्रदेश में ये लोग रह रहे थे। तो सितंबर 2017 में, कब? सितंबर 2017 में भारत के गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, और उस बैठक के अंतर्गत सितंबर 2017 से इन दोनों जनजातियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। और ये दोनों लोग भारत के, ये दोनों जनजातियां भारत की नागरिक हैं। इन दोनों जनजातियों का नाम ध्यान रखिएगा, चकमा और हजोंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको लिख भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता की प्राप्ति का जो 5वां तरीका है वह है भूमि अर्जन बाय एक्वेशन ऑफ लैंड, या भूमि का समावेश कर लेना। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि मान लो दुनिया के किसी भी हिस्से की कोई जमीन, कोई इलाका यदि भारत में शामिल कर लिया गया, तो भाई वहां पर भी कुछ लोग रह सकते हैं, हो सकता है वहां भी लोग रहते हैं, तो वो लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे, भारत सरकार जैसा नोटिफाई करेगी। यानी विदेशी टुकड़ा, विदेशी जमीन भारत की सीमा के अंदर शामिल हो रही है, वो भारत का हिस्सा बन जा रही है। ऐसा निश्चित रूप से हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिकल 2 के तहत ऐसा हो सकता है। तो यदि विदेशी जमीन भारत का टुकड़ा हिस्सा बन रही है, तो उस अवस्था में वहां के रहने वाले लोग, जैसा भारत सरकार नोटिफाई करेगी, भारत के नागरिक हो जाएंगे। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमने गोवा का भारत में विलय किया, पांडिचेरी का विलय किया, माहे, कराईकल, इन सब का विलय किया, सिक्किम का भारत में विलय हो रहा है, तो ये इलाके विदेशी इलाके थे, ये भारत में शामिल हुए, तो यहां जो रहने वाले जो लोग थे वो लोग भी भारत के नागरिक हो गए। जैसे पांडिचेरी नागरिकता अधिनियम बनाया गया, गोवा नागरिकता अधिनियम बनाया गया, तो उन अधिनियमों के द्वारा इस 5वें तरीके के आधार पर भारत की नागरिकता वहां के निवासियों को मिल गई। तो ये हमने 5 तरीके पढ़े। पहला जन्म से नागरिकता, दूसरा वंश परंपरा से नागरिकता, तीसरा पंजीकरण से नागरिकता, चौथा देशीयकरण से नागरिकता, और 5वां भूमि अर्जन के द्वारा, बाय एक्वेशन ऑफ लैंड के द्वारा नागरिकता। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है। देखिए, समाप्ति के 3 तरीके हमने आपको बताए। जो पहला तरीका हमने बताया था वो क्या था भाई? तो पहला तरीका हमने बताया था त्यजन, और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था? बर्खास्तगी। और तीसरा तरीका हमने क्या बताया था? वंचना। डिप्रिवेशन। तो त्यजन का मामला क्या भाई? देखिए, ये शब्दावलियां आपसे पूछी जाती हैं, टर्म्स पूछे जाते हैं, इनका ध्यान रखेंगे आप लोग। त्यजन का मामला ये है कि ये कहता है कि यदि स्वैच्छिक त्याग का मामला हो, ये कहता है कि मान लीजिए कोई भारत का नागरिक हो और वह स्वेच्छा से स्वतः ही भारत की नागरिकता के त्याग करने की घोषणा कर देता है, तो भारत की नागरिकता उस अवस्था में समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप, मैं या कोई भी स्वतः घोषित कर दें कि हम भारत की नागरिकता का त्याग कर रहे हैं, तो उस अवस्था में भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें एक बिंदु ये भी है कि इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग कर रहा है, तो उसके जो अल्पवयस्क बच्चे होंगे उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हां, लेकिन जो वयस्क बच्चे होंगे उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। दूसरा बिंदु इसमें यह भी है कि यदि युद्ध की अवस्था हो,
भारत किसी युद्ध में लिप्त हो, घोषित युद्ध हो। ऐसा भी होता है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं लेकिन युद्ध की घोषणा नहीं है, बॉर्डर पर रोज फायरिंग चल रही है लेकिन युद्ध नहीं है। लेकिन जब सरकार घोषणा कर देती कि हम युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध माना जाता है। तो यदि युद्ध की घोषणा हो और उस अवस्था में यदि कोई स्वैच्छिक त्याग कर रहा है तो उसका यह मामला लंबित हो जाता है, यानी इस पर कोई निर्णय नहीं होता है, वो भारत की नागरिकता उसकी उस समय समाप्त नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बर्खास्तगी का मामला क्या है? बर्खास्तगी का मामला यह है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे तो स्वतः नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी और भारत सरकार उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो विदेश गया और उस जिस दूसरे देश में गया है वहां की नागरिकता को उसने अडॉप्ट कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो जिस समय ग्रहण करता है उसी समय से उसकी नागरिकता बर्खास्त हो जाती है। ऐसा प्राविधान है नागरिकता अधिनियम 1955 में। यह नागरिकता समाप्ति का दूसरा तरीका है। और ये जो तीसरा तरीका है वंचना, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कई बिंदु हैं। पहला बिंदु तो यह है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा का भाव हो, यानी आप देशद्रोह कह सकते हैं सामान्य शब्दावली में, देशद्रोह का मामला। देखिए वंचना अनिवार्य नहीं है। देखो भाई, बर्खास्तगी अनिवार्य है, यानी कि जब कोई व्यक्ति नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो स्वतः बर्खास्त हो जाती है नागरिकता। स्वैच्छिक जब कोई त्याग कर देगा तो भी नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। लेकिन वंचना अनिवार्य नहीं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिन आधारों पर, जो आधार मैं बताने जा रहा हूं जिस पर वंचना होगी, तो कोई जरूरी नहीं है कि सरकार उन आधारों पर वंचना करे। अगर वो आधार लागू हैं, वो आधार मिल रहे हैं और सरकार वंचना नहीं कर रही है, तो एक नागरिक उस आधार पर दावा नहीं कर सकता भाई कि इनकी नागरिकता को वंचित करिए। कोर्ट नहीं जा सकते। या मान लीजिए सरकार ने उस आधार पर नागरिकता की वंचना कर दी, तो जिसकी वंचना की गई वो भी कोर्ट नहीं जा सकता भैया हमारी नागरिकता क्यों वंचित कर दी। दोनों मामले हैं। सरकार स्वयं इस पर निर्णय ले सकती है और उस मामले पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता। तो वंचना की बात करें तो पहला बिंदु हमने बताया, संविधान के प्रति यदि किसी व्यक्ति के साथ यह साबित हो जाए कि देशद्रोही है, वो संविधान के प्रति अनिष्ठा रखता है, तो उसकी नागरिकता सरकार क्या कर सकती है? वंचित कर सकती है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु यह है कि युद्ध चल रहा हो और युद्ध के समय शत्रु की सहायता की जा रही हो। मान लीजिए युद्ध चल रहा हो और उस समय भारत का नागरिक किसी जिस देश के साथ युद्ध चल रहा है उसको उसकी सहायता कर रहा हो, कोई गुप्त सूचनाएं दे रहा हो या किसी अन्य बिंदु से सहायता कर रहा हो, तो उसकी भी नागरिकता की वंचना सरकार कर सकती है। तीसरा बिंदु यह कहता है कि मान लीजिए किसी ने तथ्य को छुपा करके भारत की नागरिकता को ग्रहण कर लिया। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो नागरिकता की प्राप्ति का पहला तरीका था, दूसरा तरीका था, तीसरा तरीका था या चौथा तरीका था, इन तरीकों में देखें तो किसी ने तथ्यों को छुपा लिया, गलत तथ्य प्रस्तुत किया और तथ्यों को छुपा करके उसने यदि नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो उसकी भी नागरिकता सरकार वंचित कर सकती है। चौथा बिंदु यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, देखिए यह जो चौथा बिंदु है ये तीसरे और चौथे तरीके पर लागू होता है जिसमें भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे शामिल नहीं हैं। तीसरा तरीका यानी पंजीकरण और चौथा तरीका यानी देशीकरण। यह कहता है कि यदि कोई तीसरे और चौथे तरीके से नागरिकता को अर्जित कर लिया और अर्जित करने में उसने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं तो उस अवस्था में भी नागरिकता की वंचना की जा सकती है। पांचवा तरीका भी पंजीकरण और देशीकरण के ही संदर्भ में, और कहता है कि यदि इन दोनों आधारों पर कोई नागरिकता विदेशी नागरिक ले रहा है और अगले 5 वर्ष के भीतर उसे 2 वर्ष कारावास की सजा हो जाए, ध्यान रखिएगा कारावास 2 वर्ष,
यानी 24 महीने कारावास की सजा हो जाए तो उस व्यक्ति की भी नागरिकता वंचित कर सकती है सरकार, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो छठा बिंदु है वो बिंदु क्या कहता है कि यदि कोई भारतीय विदेशी से विवाह कर ले, वे विवाह तो रोज होते हैं और विदेशियों से भी होते हैं रोज विवाह, निश्चित रूप से भारत में सैकड़ों हजारों लाखों विवाह रोज होते हैं, तो विदेशी से यदि किसी भारतीय ने विवाह कर लिया तो भी भारत की नागरिकता की वंचना सरकार कर सकती है। अब आप कहेंगे भाई सानिया मिर्जा ने भी पाकिस्तानी नागरिक से विवाह कर लिया, बड़ा दुख हुआ भारतीय नौजवानों को। प्रियंका चोपड़ा ने भी अमेरिकी नागरिक से विवाह कर लिया, या हजारों लोग रोज करते हैं। तो क्या सबकी नागरिकता सरकार समाप्त कर देती है? जी नहीं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वंचना अनिवार्य नहीं है भाई। देखिए मामला फायदे का है कुल मिलाकर के। यदि सरकार को यह लग जाएगा कि इस विवाह के द्वारा, अगर मान लीजिए कोई भारत की महिला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से विवाह कर ले, तो हो सकता है कि सरकार को लग जाए कि इस विवाह हमारे देश के लिए नुकसानदायक हो सकता, तो उनकी वंचना कर सकती है। लेकिन सानिया मिर्जा ने विवाह कर लिया। सानिया मिर्जा एक टेनिस स्टार है, भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है, तो उनकी नागरिकता को भारत सरकार ने वंचना नहीं दी है, उसको समाप्त नहीं किया है। क्यों भाई? क्योंकि फायदे की बात है भाई, हमारे देश की टेनिस स्टार है। इस क्रम में आगे बढ़ें तो इसमें एक बिंदु यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष भारत से बाहर हो और बिना अनुमति बाहर हो, भाई अनुमति से नहीं, बिना अनुमति के ही वो भारत से 7 वर्ष बाहर हो। जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट वीजा पर, 6 महीने का वीजा था वहीं रह गए, 10 साल बिता दिया। तो इस वंचना में एक बिंदु यह भी है कि यदि 7 वर्ष कोई भारत से बिना अनुमति बाहर है, भाई अनुमति लिया आपने, आप व्यापार करने के लिए गए, नौकरी करने के लिए गए, भाई रहिए आप बाहर, लेकिन यदि बिना अनुमति आप अवैध रूप से आप भारत से बाहर हैं 7 वर्ष, तो भारत की नागरिकता भारत सरकार चाहे तो वंचना कर सकती है, चाहे तो नहीं भी करेगी। तो ये वो आधार है जिस आधार पर भारत की नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो आज की इस कक्षा में हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर बात की। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पहला जो बिंदु था वो क्या था, भारत की नागरिकता हम कैसे अर्जित कर सकते हैं, और दूसरा बिंदु हमने आपको बताया कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। इसके विशिष्ट जो प्राविधान हैं उनके संदर्भ में हम लोगों ने डिटेल्स में विश्लेषण किया है। अब आप लोगों का यह दायित्व है कि आप कलम और कॉपी लेकर के बैठिए और वीडियो को देखते हुए बिंदुओं को नोट करिए। निश्चित रूप से ये बिंदु आपकी परीक्षा में, आपकी सफलता में आपका साथ देंगे। आज के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम लोग निश्चित रूप से इसी से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिनकी अपेक्षा आप लोग कर रहे होंगे, जैसे NRI नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कौन है, PIOS यानी प्री सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया यानी समुद्र पारीय नागरिकता क्या है। इस पर एक अलग वीडियो मैं आगे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसके अलावा आपके मन में निश्चित रूप से CAA 2019 एक बड़ा बिंदु है, इस पर एक अलग वीडियो होगी जिसमें हम NPR पर भी बात करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है उस पर भी बात होगी, और असम में जो NRC हुई है, नेशनल सिटीजन जो रजिस्टर है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। आगे के लिए हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।